अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम। सागर में इतना पानी, अंबर में ना इतने तारे, हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। ओम शांति। स्नेहा बहन, अति स्नेह पूर्वक आपका हम स्वागत करते हैं और आज आपका हम अनुभव सुनेंगे। कल भी आपसे मुलाकात तो हुई थी, लेकिन आज अनुभव सुनने का हमको मौका है। तो भाई और बहनों, हमारी जो स्नेहा बहन है वो पिछले 8 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है और पिछले 6 सालों से आप लॉस एंजलिस सेंटर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। लेकिन आप ओरिजिनली मुंबई से है और मुंबई से आप आईटी टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने हेतु लॉस एंजलिस गए। और मैंने अनुभव तो नहीं सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ शायद आपको बाबा मिला, या तो सेंटर पे गीता बहन के साथ फिर मिले तो आप सेंटर पर रहना शुरू किया, वो तो हम सुनेंगे। लेकिन इस वक्त भी आप उसी फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में ही आप इस वक्त लॉस एंजलिस में जॉब भी कर रही है और सेंटर पे सेवाएं भी दे रहे हैं। तो आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। तो सारे ही बड़ौदा परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भले आप शुरू करें आपका अनुभव शेयर करना, स्नेहा बहन। थैंक यू और ओम शांति सभी को। तो हमारा तो स्टोरी 9 साल की उम्र में ही चालू होता है। बाबा के साथ जैसे जो कनेक्शन था 9 साल से ही चालू हुआ था। हमारी जो माँ है, दोनों माँ और पिता डॉक्टर्स हैं मुंबई में। तो उन्हें मधुबन से निमंत्रण मिला था कि आप आए और वहाँ पे एक जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस है उसे अटेंड करें। तो हमारी जो माँ थी उन्होंने बोला कि चलो हम मधुबन जाएंगे और कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। तो वो मधुबन गई, उन्होंने वहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और साथ ही साथ उन्होंने 7 दिन का कोर्स भी कर लिया। दादी जी से भी मिली थी, तो कुछ समय वहाँ पे मधुबन में रहकर आई। और जैसे वह आई तो हमने देखा कि उनमें तो वही तभी से ही परिवर्तन होने को लगा। उनमें काफ़ी हमने चेंजेस देखे कि काफ़ी शांत होने लगी माँ, और मुरलियों में उन्हें बहुत रुचि आने लगी। वो मुरलियों को अपने साथ ही रखती थी और एक एक शब्द मुरली के वो अपने नोटबुक में लिखती थी। माना रिपीट जो बाबा ने मुरली में लिखा वो पूरा एक एक शब्द अपने नोटबुक में लिखती थी। और क्या होता था कि माँ की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उन्हें बहुत जैसे इच्छा थी कि अभी हिंदी को सुधारना है। तो वह हर एक शब्द का मीनिंग निकालती थी जो उन्हें पता नहीं होता था, और अपने हमारे पिताजी को भी जाकर पूछने लगती थी कि आप इसका मतलब समझाओ ये वर्ड का। और फिर क्योंकि पिताजी की हिंदी अच्छी है और फिर दोनों ही बैठकर फिर हम देखते थे कि दोनों ही बैठकर मुरली को देख रहे होते थे और साथ में स्टडी करने लगते थे एक एक शब्द को। तो वहाँ से हमें पता चला कि देखो मुरली के आधारित हमारे माता पिता भी इतना इंटरेस्ट दिखा रहे साथ में बैठ के पढ़ने को। तो बहुत अच्छा लगता था उन्हें ऐसे देखकर, और उन्हें उनका परिवर्तन देखकर भी ऐसे लग रहा था कि ज़रूर कुछ तो यहाँ पे माँ अच्छा सीख के आ रही है। और फिर जब भी थोड़े समय के बाद ही हमने एक दूसरे घर में मूव किया था, बांद्रा एरिया में ही मुंबई में। और क्या हुआ कि जैसे हम मूव हुए
फिर माँ ऐसे ही थोड़ा वॉक करने गई, थोड़ा टहलने को गई, देखने को कि आसपास में क्या है। और 5 मिनट दूरी ही घर से एक गार्डन है हमारे वहाँ, और एक पब्लिक गार्डन है, गवर्नमेंट ओन करता है वो गार्डन को। पर वो गार्डन के एंट्रेंस पे ही ऐसा बोर्ड लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारीज का और राजयोगा मेडिटेशन का। तो फिर माँ तो बहुत खुश हो गई, तो फिर पूछा वहाँ पे जो भाई खड़ा हुआ था कि यहाँ पे हम को यहाँ पे मुरली होती है, कोर्स सिखाते हैं ज्ञान। तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो पब्लिक गार्डन है, पर ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वह यह गार्डन का ध्यान रखती है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोर्स भी करते हैं, मुरली भी चलती है और मेडिटेशन भी होता है। तो उनके लिए तो जैसे बाबा इतने पास आ गए, जैसे 5 मिनट ही आप घर के बाहर निकलो, चलो तो गार्डन। तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो डॉक्टर थी, घर भी संभालती थी, तो उनका स्केड्यूल तो बैक टू बैक होता ही था। पर बाबा ने उनके लिए जैसे सरल कर दिया कि आप सुबह ही गार्डन जाओ, वहाँ पे आप मुरली सुनो, मेडिटेशन करो और अपनी दिनचर्या जैसे है शुरू कर दो। तो देखते रहे कि कैसे माँ में परिवर्तन होते गया। और फिर एक समय आया जब माँ ने कहा कि अभी आप सब लोग कोर्स करो। तो पिताजी को भी बोला, हम मेरी छोटी बहन को भी और हमें भी कहा कि आप तीनों अभी कोर्स कर लो सेंटर में आके। तो जो बहन थी सेंटर की, जिन्होंने हम सबको बुलाया था, उन्होंने जो टाइमिंग दिया था वो कोर्स के लिए, वो समय हमारा कुछ और क्लास होता था। तो हमने कहा कि आप दोनों जाओ, पिताजी और बहन को बोला आप दोनों जाओ, फिर मैं कोई और समय आके अटेंड करूँगी। तो वो लोग गए, उन्होंने 1-2 लेसन सुना, और फिर तीसरा जो लेसन था उस दिन मैं भी फ्री थी। तो हमें कहा कि आप भी सेंटर आ जाओ हमारे साथ, और आप वहाँ बैठ जाना और बस सुनते ही रहना। तो हम भी चले गए, तो हम 4 फिर सेंटर आ गए। और फिर सेंटर में जैसे ही आए तो बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हम सीधा जाके कोर्स रूम में बैठ गए, और कोर्स रूम में बैठे और बहन ने फिर क्लास चालू कर दिया। और क्लास जैसे ही चल रहा था, हमारा मन थोड़े मिनट के लिए एक सीन पर चले गया, पास्ट के सीन पर, जहाँ पे हमारे मित्र ने हमें कुछ कहा था और जो अच्छा नहीं लगा था। तो हम वही सीन को जैसे रिवाइंड कर रहे थे और वहाँ पे चले गए थे। और उसी समय जो बहन क्लास करा रही थी, उन्होंने हमको देखा और 1 मिनट के लिए तो साइलेंस में दृष्टि दी, और फिर उन्होंने मित्रता के बारे में कुछ शब्द बोले। उन्होंने मित्रता के बारे में बोले, और हम जैसे थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि हमें लगा अरे ये तो हम इसी बारे में सोच रहे थे, और बहन ने इसी पॉइंट को अभी जैसे एक्सप्लेन कर रही है। तो हम जैसे थोड़ा कॉशियस हो गए, अरे ये हम मन तो नहीं पढ़ लेते हैं अभी। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा जैसे अपने आप को बोले कि अभी जो बहन बोलेगी अच्छे से सुनना, मन को इधर उधर भटकाना नहीं। तो फिर वहाँ बैठ के कोर्स अच्छे से क्लास सुन लिया, और फिर क्लास के बाद हम मेडिटेशन रूम में गए और वहाँ पे बैठे क्लासरूम में। तो जैसे मेडिटेशन चल रहा था, हम इधर उधर देखने लगे और देख रहे थे कि कुछ लोग आंखें खुले रख रहे थे, कुछ के आंखें बंद थे। तो हमें पता नहीं था हमें क्या करना है, खुला रखना है कि बंद रखना है। तो फिर हमने माँ को देखा, तो माँ की आंखें खुली थी और वो आगे बाबा के लाइट को देख रही थी। तो हमने बोला चलो हम भी वही करते हैं, तो बाबा की लाइट को ही देखते रहे। और फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे लाइट को देखते देखते हम भी लाइटनेस अनुभव कर रहे थे। तो ऐसे पहला दिन हुआ सेंटर में विजिट,
और फिर हम सेंटर से वापस आए तो माँ ने अनुभव पूछा, तो मैंने माँ को बोला कि नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत शांति का अनुभव हुआ, बट अभी कोर्स के लिए ना मैं थोड़े समय के बाद आऊँगी। तो माँ ने बोला कि अभी क्यों नहीं करना? मैंने बोला नहीं माँ, आप, मैं इधर-उधर थोड़ा देखा, काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, मेरी तो उम्र का कोई था ही नहीं। तो मैं वहाँ क्या करूँगी? तो फिर माँ ने बोला नहीं नहीं, आप आना सेंटर, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं उनको बोल रही थी नहीं, मैं 40 साल के ऊपर फिर मेडिटेशन करने आऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप सीखो तो बेटर है। बट ऐसा था कि वो समय बुद्धि का ताला खुला नहीं था। तो फिर हम हाँ हाँ करके बात को जैसे थोड़ा टालते रहते थे, और फिर माँ को खुश करने के लिए टाइम टू टाइम सेंटर आते थे, जैसे जब भी मेन प्रोग्राम्स होता था, राखी, दिवाली, उस समय हम सेंटर आते रहते थे। और इसी तरह जैसे समय चलता गया, और फिर हमने हमारी बैचलर्स कर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मुंबई में ही। और जैसे ही बैचलर्स ख़त्म हुई, तो अभी तो जॉब करने का समय चालू हो गया था। तो जब भी जॉब करने का समय था, तो हमें अंदर से बहुत ऐसा फ़ील हो रहा था, जैसे अंदर से एक बुलावा आ रहा था कि हमें यूएस जाना चाहिए। और समझ में नहीं आया क्यों, पर अंदर से ही ऐसा आता था फीलिंग कि आप यूएस जाओ, आपको वहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा, और आप वहाँ पर आपको आपकी स्ट्रेंथ्स भी बढ़ेगी। तो हम फिर वही बारे में सोचते थे कि इतना क्यों अंदर से ये फीलिंग आती है यूएस जाने की, पहले तो ऐसे कुछ नहीं था। तो फिर हमने अपने माता-पिता से बात किया कि मास्टर्स के लिए हम यूएस जा सकते हैं। तो पहले तो उनको थोड़ा इतना वो इंटरेस्ट नहीं था भेजने का। वो लोग तो चाहते थे हम वहीं मुंबई में ही रहे। बट अंदर से वो इतना स्ट्रांगली आता था, तो मैं बार-बार उनसे पूछती थी, और फिर उन्होंने बोला चलो, आपकी अगर यही इच्छा है तो हम आपको यूएस मास्टर्स के लिए भेज देते हैं। तो एग्ज़ाम दिया, और फिर एक समय आया जब भी हमें वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना था। तो वीज़ा इंटरव्यू के लिए गए, और वो समय क्या हो रहा था कि काफ़ी लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे थे, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हुआ था और काफ़ी रिजेक्शंस आ रहे थे। तो हमारा भी पहले एक बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ इंटरव्यू के समय। तो हम वापस आए तो काफ़ी निराश हो गए थे, क्योंकि उम्मीदें लेके गए थे, है ना? और फिर थोड़े समय के बाद फिर से ट्राई किया, और दूसरी बारी भी रिजेक्ट हुआ। तो अभी तो जैसे मन में बहुत कन्फ्यूज़न था कि अभी क्या करना है? अंदर से एक फीलिंग आती है, पर वो हो नहीं रहा। तो अभी क्या करना है ना? ऐसे सोच आता था कि जीवन में अभी क्या करना है आगे? तो माँ से बैठ के उस बारे में थोड़ा बात करती थी। तो माँ ने हमेशा कहा कि आप 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 मेडिटेशन सीखो, आप सेंटर में आओ और आप मेडिटेशन ज़रूर सीखो, और आप बाबा से भी कनेक्ट करो, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो फिर ऐसे करके हम मेडिटेशन सीखने आ गए, कोर्स भी करने आ गए, और ये टाइम पे अलग था सिचुएशन, यहाँ पे हम खुद ही इंटरेस्ट से आए थे। पहली बारी माँ ने पुश किया थोड़ा, इसलिए उनको खुश करने के लिए गए थे, पर इस बारी खुद ही इच्छा से गए। तो वो बहुत ही डिफरेंट था परिस्थिति। तो जब भी वहाँ गए, फिर हमने फिर वहाँ से बहन से कोर्स किया, और वो बहन भी बहुत ही यंग थी, तो हम जैसे उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और फिर कोर्स किया, और उस समय जैसे बुद्धि का ताला खुल गया था। ज्ञान समझ में आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, योग भी लगने लगा बाबा के साथ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और जैसे ही हमने मेडिटेशन कोर्स ख़त्म किया, फिर हम रोज़ मुरली के लिए आते थे, रेगुलर होते गए, और फिर ऐसे-ऐसे 1-2 महीने के लिए अच्छे से ज्ञान सुनते रहे। और फिर
यूएस में एक दूसरा सेमेस्टर भी होता है जहां आप अप्लाई करके जा सकते हो। तो फिर हमने माँ को पूछा कि हम इस सेमेस्टर के लिए अप्लाई करके जाए। तो फिर माँ ने बोला अगर आपको करना है तो आप फिर से वीसा के लिए अप्लाई करना और फिर चले जाना। और फिर अभी ये तीसरी बारी टर्न थी जाने का वीसा इंटरव्यू के लिए। तो हम प्रिपेयर होके तो गए, पर इस बारी हमारे चित्त में कोई जैसे टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। बाबा को साथ लेके गए थे और बाबा को दृढ़ता से बोला कि जो भी है एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अभी उम्मीदें नहीं रखेंगे, आपको जहाँ भेजना है आप भेजना, हम तो बस ये ट्राई कर रहे क्योंकि अंदर से फीलिंग आती है कि हमें यूएस जाना चाहिए। तो फिर जैसे ऐसे करके हम इंटरव्यू के लिए गए और 2 या 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ होगा। और उसी इंटरव्यू में फिर क्या हो गया कि लग गया, मतलब अप्रूव हो गया। उन्होंने 3 मिनट का ही था, बहुत ही छोटा इंटरव्यू, तो फिर हो गया। तो जैसे बाबा ने ही करके दिया इतना जल्दी, कुछ इतना बोलना भी नहीं पड़ा और फिर वीसा इंटरव्यू लग गया। तो इंटरव्यू सही हो गया। फिर उसके बाद हम सीधा गार्डन में गए जहाँ पे हम यूजुअली जाते थे मेडिटेशन के लिए, और बाबा के चित्र के आगे बैठे और बाबा से कहा कि बाबा अभी लगा है वीसा तो हम जाएंगे, पर जहाँ पे भी जाएंगे आपको तो हमेशा साथ ही रखेंगे तो आप तो हमेशा साथ होने ही वाले हो, नो मैटर कहाँ जाए। तो फिर ऐसे करके हम निकले यूएस के लिए और हम डैलस में पढ़ने के लिए आए। तो डैलस में यूनिवर्सिटी में हमें स्कॉलरशिप के साथ मिला था एडमिट। तो फिर हम वहाँ चले गए और वहाँ पे फिर जैसे स्कूलिंग चालू हो गई, मास्टर्स की काम भी करते थे कैंपस में ही, और साथ साथ में फिर बाबा की जो धारणा है वो भी फॉलो करते रहते थे। और वहाँ पे इतना सेंटर तो था बट यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था, तो हम इतना जा नहीं पाते थे। बट ये बाबा ने अंदर से ही बहुत जैसे हमें बताया कि हमें अपना खुद का ही पुरुषार्थ करना है। अभी जो समय है ना, स्वयं का ही पुरुषार्थ करना, खुद ही बैठकर मुरली सुनते रहना, पढ़ते रहना, अमृत वेला करना, भोग ऑफर करना। तो ये सब फिर हम जैसे करते ही रहे, इवन दो काम भी करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे। और हमने देखा कि इतने सारे जो लोग थे जो इन भारत से विदेश आए थे, उनमें जैसे बहुत परिवर्तन देखा कि वो थोड़ा ड्रिंकिंग में, पार्टिंग में जैसे बहुत इन्वॉल्व हो जाते थे। और मैं उनको देखती थी तो मैं तो वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता था, पता था ये सबसे अभी खुशी नहीं मिलेगी। पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी सीखने को मिली वो समय कि अच्छा हुआ कि 2 बारी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने बाबा का ज्ञान अच्छे से समझा मेडिटेशन, बाबा से कनेक्शन जोड़ लिया और फिर मैं यूएस आई। इसीलिए अभी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, बाबा की याद में रहकर। जो भी परिस्थिति आगे आए, जैसे भी लोग आए, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकती थी, क्योंकि बाबा ने बहुत ही जैसे अंदर से पक्का कर दिया था, ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया था। तो फिर नहीं तो अगर मैं ऐसे ही यूएस चले जाती बाबा के ज्ञान के बिना, तो मैं भी शायद अंग संग में वैसे ही आदतों में उलझ जाती। बट बाबा ने जैसे हमें बहुत ही फ्री कर दिया, क्योंकि अपनी छत्र छाया में रख कर, तो ऐसे ऐसे कर कर हमारा स्कूलिंग भी, मास्टर्स भी ख़त्म हुआ। और अभी मास्टर्स के बाद हम जॉब ढूंढने लगे यूएस में ही। तो हम जब भी जॉब ढूंढते थे, तो पूरे यूएस में आप कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, पर जहाँ पे भी करते थे हमारे स्टडी के अनुसार, तो हम हमेशा देखते थे कि चलो अगर यहाँ पे जॉब लग गई तो सेंटर कितना पास में है। तो हम गूगल करते थे, गूगल मैप्स में चेक करते थे कि ये ऑफिस का एड्रेस है, ये सेंटर का एड्रेस है, तो कितना दूर है।
और जहाँ पे भी हमें इंटरव्यूज मिलता था सेंटर 3 घंटे दूर, 4 घंटे दूर, हम लाइक अरे बाबा कुछ तो नज़दीक में लेके रखो हमारे लिए ताकि हम जा पाए सेंटर। और फिर ऐसा कर करके हमें कैलिफोर्निया में सैन डिएगो में जॉब लग गई। और सैन डिएगो जैसे लॉस एंजलिस से 2 घंटा 2.5 आवर्स का डिस्टेंस होता है, पर हमने बोला चलो ये तो अच्छा है कि एटलीस्ट 2 घंटा तो है, पर हम वीकेंड्स में तो फिर जा सकते हैं। तो फिर हम सैन डिएगो आ गए और उसी अनुसार फिर हमने एलए सेंटर से कॉल कांटेक्ट में रहे। और फिर एलए सेंटर से जैसे बुलावा आया कि आप आओ और आप यहाँ पे रह सकते हो वीकेंड्स पे। जैसे आप फ्राइडे रात को काम करने के बाद निकलो वहाँ से सैन डिएगो, 2 घंटे के बाद आप यहाँ पे जब भी बस स्टॉप पे आओगे या तो ट्रेन स्टेशन पे आएंगे, आपको एक भाई पिकअप करके सेंटर लेके आएगा और आप यहाँ वीकेंड गुजार सकते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी हो गई कि चलो अभी सेंटर में भी रहने को मिल रहा है, वीकेंड्स पे आ सकते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे करके हम और आते गए। और जब भी हम वापस जाते थे, जैसे संडे दोपहर का समय होता था तो हमारा जाने का समय हो जाता था, और फिर हम क्या करते थे, ट्रेन स्टेशन पे रुकते थे ट्रेन के लिए, और तभी ही सेंटर से बहुत खाना ब्रह्म भोजन मिलता था, तो थोड़ा उधर ही वो समय ही खोलकर हम खाने लगते थे ट्रेन आने तक। और तभी ही वो जो टिकट मास्टर होता है वो आके वो समय घूमता रहता था, तो वो हमें हमेशा देखता था कि हम खाते रहते थे और बहुत ही मौज में रहते थे, जैसे चेहरे पर बहुत ही खुशी की झलक होती थी। तो वो हमेशा हमें आके पूछते, आप क्या खाते हो जिससे आपके चेहरे पर इतनी खुशी आ जाती है तो हम कहते थे अरे ये तो भगवान की याद में बनाया हुआ खाना है, इसीलिए तो इतना इसमें पावर है कि हम खा के इतना खुशी में रह सकते हैं। तो उनको भी जैसे उनसे भी थोड़े इस प्रकार बात होती रहती थी। और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसा समय गया जहाँ पे हम ट्रिप्स लगाते रहते थे। पर फिर हमने एक बार बाबा को कहा कि बाबा अभी हमें एलए में ही जाकर रहना है, क्योंकि वहाँ पे सेवाएं और करनी है, वहाँ पे और इन्वॉल्व होना है, तो आप कुछ रास्ता दिखाओ प्लीज़, ऐसा बाबा को बोला था। और फिर बाबा ने जैसे गाइडेंस आती रही, जैसे बाबा टच करते रहे कि आप अपने बॉस से बात करना, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर एक बारी मेडिटेशन के समय हमने अपने बॉस को अपने आगे ही विजुलाइज किया कि हम अपने बॉस को बोल रहे हैं कि हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं, लॉस एंजलिस में रहकर वहाँ से काम कर सकते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही विजुलाइज किया और फिर उसी दिन जाकर बॉस से बात की कि हमें एलए जाना है, वहाँ हमारा परिवार है और हमें परिवार के साथ रहना है। और बॉस ने तो तुरंत ही हाँ कह दिया, बोला हाँ ठीक है, आप जाना है तो आप जाओ, क्योंकि पता है कि आप टाइम पर हमेशा अपना कार्य करते हैं, तो आपको जहाँ से भी काम करना है आप काम कर सकते हैं। तो फिर हमारे लिए तो वो तो बहुत ही जैसे खुशी का दिन था कि अभी फाइनली एलए जाकर वहाँ पे रह सकते हैं। और फिर वहाँ से हम एलए आ गए सैन डिएगो से, और एलए में आए और यहाँ पे रहने लगे। और अगले साल ही जैसे हमारा वीसा जो था स्टूडेंट वीसा वो ख़त्म होने को था, तो यहाँ पे यूएस में जब भी आप आते हो आपको 5 साल का यूएस वीज़ा लगता है। 3 साल आप पढ़ते हो, 2 साल आप पढ़ते हो, 3 साल फिर आप काम कर सकते हो। तो वो 5 साल ख़त्म होने को था, और फिर कंपनी जैसे वर्क वीसा के लिए अप्लाई कर रही थी, तो उन्होंने 1 साल पहले ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, और वो भी लॉटरी सिस्टम होती है यहाँ पे, तो लॉटरी में नहीं लगा, और अभी ये लास्ट चांस था वीसा लगने का। और क्या होता है, वीज़ा के रिजल्ट्स अराउंड मिड अप्रैल तक अनाउंस हो जाते हैं, तो अगर आपको वीज़ा लग गई तो आपको मिड अप्रैल तक तो यूजुअली पता चल जाता है।
और फिर हम वेट करते रहे, मिड अप्रैल हो गया, अप्रैल का एंड भी आने को था अभी और कुछ जैसे पता नहीं चल रहा था कि लगा नहीं लगा। और फिर मन में विचार चलते रहते थे कि अब क्या होगा, अभी ही तो हम थोड़े समय पहले एलए आए थे, सेटल होने लगे, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, और अभी ऐसा टर्न आ रहा है कि टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा। तो बाबा के रूम में रोज जाते थे और बाबा को बोलते थे कि बाबा प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो, पर बाबा से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था, क्योंकि मैं वो चीज़ को बहुत ही पकड़ के रखा था। हमने पकड़ के रखी थी वो बात को कि बाबा हमें यहाँ रहना है, हमें सीखने को मिल रहा है, तो बार बार वही बाबा को बोलते रहते थे। और फिर एक समय आया जब कह के भी थक गए तो एक बार ही हम बाबा के पास गए, कमरे में बैठे, हमने कहा बाबा को, बाबा अभी बस, अभी मेरे को इस बारे में और सोचना ही नहीं है, आपको ऑलरेडी बोल दिया है, आपको पता है अभी आपको जो करना है, ड्रामा में जो पार्ट है वो तो वैसा होगा ही, तो मैं अपने आप को इन विचारों से परे कर देती हूँ अभी। और बाबा पता है आप जहाँ पे भी रखोगे वहाँ सीखने को बहुत मिलेगा। तो यही एक लास्ट विचार बाबा को दे दिया, और फिर हम बाबा के रूम से निकल कर बाहर आए और कंप्लीटली वो विचारों पर फुल स्टॉप लगा दिया, जो कितने दिनों से चल रहे थे कि बाबा बस अभी तो और नहीं, फुल स्टॉप। फिर वो शाम का समय था और फिर उसके बारे में एक बारी भी नहीं सोचा। और फिर नेक्स्ट दिन हम काम पर गए और दोपहर का समय था, तो हमें ईमेल में आता है कि आपको वीज़ा लग गई, आपकी लॉटरी में सिलेक्ट हो गया। तो मैं बस वो समय जब वो ईमेल आया, मैंने अपने आप से पूछा कि आपने ये ड्रामा के सीन से क्या सीखा, क्या सीखा आपने? तो अंदर से आया कि मैंने सच्ची रीति में बुद्धि से सरेंडर करना क्या होता है वो सीखा। एक बार बाबा को दे दिया और फिर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक विचार भी उत्पन्न नहीं किया, और फिर देखो जाकर हो गया। तो बाबा ने वो सरेंडर, बुद्धि से सरेंडर क्या करना होता है, वो पाठ को पक्का कराया। बाबा को दे दो, बस छोड़ दो, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और फिर ऐसे फिर आगे बढ़ते गए तो और जब हम सेंटर पे रहते थे तो हमारी गीता बहन जो है वो, उनसे तो बहुत सीखने को मिलता था। तो कभी कभी हम गीता बहन से पूछते थे कि गीता बहन हम सेवा तो करते हैं पर कभी कभी वो उमंग उत्साह लूज हो जाता है, करते रहते हैं पर कभी कभी इतना होता है उमंग, कभी फिर थोड़ा लो हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो गीता बहन ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था उस समय। उन्होंने कहा कि आप लोग सेवा तो करते हो और अच्छे से करते हो, दिल से करते हो, दिखता है बाबा की याद में करते हो, बट आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते जो आप खुद कार्य करते हैं। सेल्फ अप्रिसिएशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप कुछ भी सेवा करो, एट द एंड वो सेवा के बाद अपने आप को बोलो कि आपने अच्छा किया, आपने अपना बेस्ट दिया। तो ऐसा आप करेंगे ना तो आपको खुद में विश्वास ज़्यादा होने लगेगा, आपका स्वमान भी बढ़ते जाएगा और आपको फिर क्रिएटिविटी भी आने लगेगी, क्योंकि आपने फिर सेवा की और वो सेवा के बाद उसका रिजल्ट चेक किया और फिर अपने आप को प्रेस भी किया और फिर माना कि अच्छे से किया, बाबा की याद में किया, ये स्मृति में रखकर फिर बुद्धि में यह भी एक क्वेश्चन डाल दो कि अभी इसमें और बेटर क्या कर सकते हैं। तो जब भी वो बुद्धि को वो क्वेश्चन डाल देते हैं ना, तो तभी ही क्रिएटिविटी अंदर की उभरने लगती है। तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करो। तो हमने तो छोटी छोटी चीज़ों में पहले ट्राई करना चालू किया, जैसे जब भी हम
डिशेस वॉश करते हैं ना, किचन में जाकर, तो डिश को वॉश करके अच्छे से रखा, बाबा की याद में किया, और फिर एंड में बोलते हैं देखो बाबा आपकी याद में किया, अच्छे से अभी बर्तन को साइड में रख दिया, देखो आपका किचन इतना अच्छे से चमक रहा है। तो ऐसा बोल के स्वयं को भी जैसे अप्रिशिएट करो तो अपनी खुद की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, खुद की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, और फिर क्रिएटिविटी आ जाती है कि अच्छा अभी नेक्स्ट टाइम और क्या कर सकते हैं इसी सेवा को बढ़ाने के लिए, बेटर बनाने के लिए। तो ऐसा कर करके आगे बढ़ते गए। और हम में एक संस्कार होता है माना, जिसमें हमने बहुत ही वर्क किया। तो हमारा एक संस्कार होता था, हम बहुत शाय होते थे तो लोगों से इतना इजीली घुल नहीं मिल नहीं पाते थे, थोड़ा शाय होते थे। तो और फिर ऐसा क्लास में भी सुनते थे कि शाइनेस भी देहाभिमान का रूप है तो पहले तो हम सोचते थे अरे शाय होने से हम थोड़ी किसी को दुख दर्द दे रहे हैं, ये क्यों देहाभिमान का जैसा रूप है। पर फिर एक बार ही बाबा के साथ बैठे तो बोला हाँ, इन अ वे शाय होना भी एक प्रकार का जैसे देह अभिमान है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें शेयर करनी है, बट वो शाइनेस के वजह से हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो वो एक्सप्रेस करने का जो भाव है वो उभर नहीं रहा, क्योंकि वो शाइनेस जो है किसी रीति से उसको ब्लॉक कर रहा है। तो फिर पता था कि अभी ये संस्कार को जैसे इस पे वर्क करना है, इसका परिवर्तन करना है। तो फिर जैसे गीता बहन बोलते थे कि अभी आप क्लास कराओ, आप वर्कशॉप कराओ, तो पहले तो हम थोड़ा अंदर ही अंदर घबराने लगते थे, हम सोचते थे ये कैसे होगा। और फिर ये भी पता था कि हमें आगे तो बढ़ते रहना है, सीखना तो है ही, और संस्कारों को भी हमें डील तो करना है। तो बाबा को बोल बोल के कि बाबा आप हेल्प करना, जैसे जैसे आगे क्लास में इन्वॉल्व होते गए, और थोड़े इंटरेक्शंस के बाद अच्छा लगने लगा। जैसे कोर्स में हम कितने नए आत्माओं से मिलते हैं, कितने कनेक्शंस जुड़ते हैं, और इतना अच्छा उनसे भी सीखने को मिलता है। उनसे जब भी क्वेश्चंस की एक्सचेंज होती है, उनके क्वेश्चन से भी हमें कितना सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके अच्छा लगने लगा। और फिर मैम हम जाके बाबा को तो थैंक यू बोलते थे कि बाबा आपकी सेवा के कारण हम इतनी आत्माओं से मिल रहे थे, नहीं तो हमारा तो संस्कार इतने शाइनेस का था कि हम इतना घुल मिल भी नहीं सकते थे, राइट। तो आपके कारण ही यह सब हो रहा है। तो फिर स्लोली करके यह संस्कार को भी काफ़ी वर्क कर इसका भी परिवर्तन करने का बहुत चांस मिला यहाँ पे। और एक समय आया था जब जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और एक समय आया था कि हम फ़ोन पर बात कर रहे थे अपनी माँ से, और जैसे फ़ोन पे बात किया ना, तो हम अपने बचपन के एक सीन पर चले गए, बचपन के एक सीन पर चले गए। और बचपन का वही एक सीन था कि जहाँ पे हम स्टेज पे खड़े हुए थे और बहुत सारे लोग थे, और हम घबराहट के वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो बचपन का वो एक सीन था, और वो जैसे इमर्ज हो गया हमारे सामने। तो जैसे ही वह इमर्ज हुआ, तो हमने तो जैसे अपने आप को कहा कि अच्छा ये तो पास्ट की बात है ये पास्ट की बात है। तो ऐसा कर करके अपने आप को बोला, और फिर जाके हम बैठे, और एक स्टूडेंट से बात करनी थी। और जब हम बैठे उसी समय हमें फील हुआ कि वह घबराने का संस्कार फिर से अंदर से उभर रहा था, जो हमने काफ़ी वर्क किया था उस पर, और अभी तो जैसे वो इतना फील नहीं होता था। तो फिर ये कैसे उभरने लगा, फिर ये क्यों फील होने लगा। तो फिर हमने अपने विचारों पर ही जैसे ध्यान दिया, और फिर बाबा से पूछा बाबा क्या कारण है इसका, कि ये सडनली क्यों वापस संस्कार आया, इमर्ज हुआ। तो बाबा ने कहा कि आप पास्ट में गई ना, इसीलिए हुआ।
जब भी हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग के साथ अगर कुछ बैकग्राउंड साउंड है तो वो बैकग्राउंड साउंड भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाता है। तो हम प्ले बटन फिर से दबाएंगे तो वो बैकग्राउंड साउंड तो आएगा ही। तो फिर जैसे बाबा ने कहा कि अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे, वो पास्ट में आपके जो भी संस्कार तभी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आप वो संस्कारों को भी खींच के अपने प्रेजेंट में लेके आओगे। वो जैसे इमर्ज हो जाएगा आपके सामने, इसीलिए आप पास्ट में बिल्कुल मत जाना। तो फिर वो जैसे एक स्ट्रॉन्ग अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि अपना तो जैसे परिवर्तन करना ही है और साथ में बहुत ध्यान देना है कि पिछली बातों पे ध्यान ना देवे, क्योंकि फिर वहाँ के ही संस्कार हम फिर से अपने साथ लेकर अपने वर्तमान में ला देते हैं। तो वो भी बहुत सीखने को मिला। और जैसे हम ऑफिस जाते थे, एलए में भी हम ऑफिस जाते थे, तो ऑफिस में हम देखते थे कि लोग वाचा में बहुत बिलीव करते हैं, माना आपको बोलना है आप बोलेंगे नहीं ना तो फिर जैसे इतनी वैल्यू नहीं है, आपको हमेशा बोलते रहना है, एक्सप्रेस बहुत करते रहना है। और हम थोड़ा कम वाचा में और साइलेंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो हम जैसे थोड़ा शांत रहते थे और हम हमेशा हमारे साइलेंस के वजह से ही लोग हमेशा हमसे आके पूछते थे कि आप इतने शांत हो, हमें आपसे थोड़ा और बात करना है तो जैसे हमारी साइलेंस के ही वजह से ऑफिस के लोग ही आकर बैठते थे हमारे साथ कि हमें आपके बारे में और जानना है। और हमारी सेवा ऑफिस में मोर मनसा थी, वाचा तो इतनी नहीं, पर मोर मनसा सेवा थी कि जब भी ऑफिस में आके कदम रखे, और हम जब भी ऑफिस में आते थे ना तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाते हैं ऑफिस के, वहाँ पे वो सेंसर का होता है। और हम हमेशा यूजुअली वन ऑफ द फ्यू जो पहले पहले ऑफिस में आते हैं वही में से थे, तो हम जैसे ही ऑफिस में चलते थे ना पूरे ऑफिस की लाइट्स ऑन हो जाती थी सेंसर्स की वजह से। और फिर हम बोलते थे कि देखो बाबा का फरिश्ता भी ये ऑफिस में आया है, ये लाइट भी चमकने लगी है और हमारे अंदर की जो लाइट है वो भी ऑफिस के वाइब्रेशंस को बहुत बहुत प्योर कर रही है, सबको यहाँ पे शांति की अनुभूति होगी। और यही विचारों से फिर हम अपने डेस्क पर आके बैठते थे और जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते थे, और ये भी हमने गीता बहन से ही सीखा कि जब भी बैठो, जब भी कंप्यूटर ऑन करो ना, पहले तो सबको साकाश देना। आप जिन भी आत्माओं से काम कर रहे हैं ऑफिस में, जिनसे इंटरैक्शंस हो रही, सारे ऑफिस को ही जैसे बहुत साकाश देना। जैसे ये कंप्यूटर द्वारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे यहाँ आवाज जा रही है, वैसे आपके वाइब्रेशन सब जगह जा रहे हैं। तो हम वही करते थे, कंप्यूटर ऑन करते समय सबको वो वाइब्रेशंस देते रहते थे। और गीता बहन ने भी यह दादी जानकी से ही सीखा था कि ऑफिस में बैठने से पहले बहुत साकाश देना। तो फिर हम भी वो प्रैक्टिस करने लगे और देखने में मिला कि कितना डिफरेंस होता था। जिस दिन अगर मिस कर दिया ये करना तो दिन अलग होता था, पर जिस दिन करते थे अच्छे से तो बिल्कुल दिन का रंग रूप ही बदल जाता था। और ऑफिस में भी हमारा जो काम है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव हो रहे थे, तो हम जैसे वो सिस्टम डेवलपर्स भी थे और साथ साथ में हम उसको मेंटेन भी कर रहे थे, उसकी टेस्टिंग भी कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो बहुत जो यूज़र्स थे वो जो सिस्टम यूज़ करने लगे वो फिर हमें कॉल करते थे, क्योंकि उनके लिए सिस्टम नया था, वो एक पुराने सिस्टम में नए में आ गए थे। तो अभी उनको अपने जो ट्रांजैक्शंस जो सिस्टम में करने हैं उनके बारे में और सीखना था कि नए सिस्टम में कैसे करें। तो वो हमें बहुत कॉल करते थे और काफ़ी आत्माओं की कंप्लेन होती थी, क्योंकि हमेशा वो लोग पुराने सिस्टम से कंपेयर करते थे कि अरे ये तो इतना इजी होता था, यहाँ पे क्यों इतना अभी इतना बटन्स क्लिक करना हो रहा है, ये वो। तो हमें पूछते थे
और फिर हम बोलते थे कि देखो ये सिस्टम बहुत ही नया है, हम फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, बट आपकी जो बेसिक कार्य है आप ये इन सिस्टम से कर सकते हैं। बट फिर भी जैसे उनकी कंप्लेन आती रहती थी और हमें सुनना पड़ता था, तो फिर बाबा से पूछते थे कि बाबा क्या करे, तो बाबा जैसे टचिंग्स देते कि बस मुझे वो कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर दो, आप उन ये आत्माओं की कंप्लेंट्स भी कम होने लगेगी। तो फिर वही करते थे, जब भी कॉल आता था, बाबा आप भी ये कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो और आप ये आत्मा को बहुत शांति देना। तो यही करके हम फोन उठाते थे, हम बात करते थे, और फिर वही होता था कि वो सर्टेन थिंग सिस्टम में नहीं कर पा रहे हैं, पर उनका कंप्लेंट्स नहीं होता था, वो लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे कि अच्छा ठीक है, ये हम ये सिस्टम में नहीं कर सकते, ओके ठीक है, जब भी आप नया फीचर्स इंक्लूड करेंगे तो प्लीज़ इस बारे में ध्यान देना। तो हम हाँ करके फिर कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता था, जैसे कंप्लेंट्स कम हो गए, क्योंकि बाबा को याद करके ही, बाबा की याद में ही बातचीत करते थे। और जब भी ईमेल्स भी भेजते थे, तो ईमेल्स में जैसे 2 सेक्शन में हम एक एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ पे भी जब भी लिखते थे, आप बाबा के बच्चे हो, आप बहुत शांत स्वरूप हो, आप बाबा के बच्चे हो, आप बहुत शांत। सो एवरी 2 जहाँ पे नाम लिखते थे, सबको बाबा के जैसे किरणें देते रहते थे और फिर ही ईमेल भेजते थे। और फिर सब चीज़ का जैसे सल्यूशन बहुत ही इजीली मिल जाता था। हम देखते थे कि कई ईमेल में ना लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी वो महसूस होता है, पर जब भी बाबा की याद में भेजते थे तो बहुत ही शांत रीति से उनका जवाब भी आ जाता था, झट से जवाब आ जाता था ना। कभी कभी हम ईमेल भेजते हैं तो दिनों दिन हमें रिप्लाई नहीं आता पर जब भी हम बाबा की याद में भेजते थे, उनका रिप्लाई भी टाइम पर आ जाता था जब ज़रूरी होता था। और ऐसे ऐसे करके ऑफिस में भी कैसे बाबा को साथ रख के सेवा करनी है, वो भी बहुत ही सीखने को मिला। और अभी भी जब भी लॉकडाउन का समय है, अभी तो सेंटर से ही काम करते हैं, तो सेंटर में अभी पूरा दिन रहना और बाबा की सेवा में तो रहना, तो हम बाबा को हमेशा बोलते हैं कि हम एक ज़ूम विंडो से दूसरे ज़ूम विंडो जाते हैं क्योंकि काम में भी ज़ूम ही यूज़ होता है, सेवा में भी ज़ूम ही यूज़ होता है। तो हम बाबा को जैसे कहते हैं कि हम ज़ूम धाम से अभी परम धाम आते हैं आपके पास एवरी डे। और मीटिंग्स में भी बाबा को जैसे अभी तो जैसे हर एक मीटिंग में बाबा की उपस्थिति का बहुत ही अनुभव होता है, क्योंकि ऐसा लगता है अभी जैसे सेंटर की सेवा में और काम में इतना डिफरेंस नहीं है, वो भी एक सेवा ही होती जा रही है, बस अपने मन से उनको साकाश देते रहते हैं। तो ये था कुछ अनुभव अभी तक का। जी। वाह, वाह रे मैं कहना पड़ेगा ना, वाह रे मैं तो सबसे पहले तो आपकी खुशी देखने जैसी है। जिस पल से आपने अनुभव सुनाना शुरू किया और इस पल तक मैं ऑब्जर्व तो एक चीज कर रहा था, और वो थी आपकी खुशी, कि कितनी खुशी का खजाना है आपके पास है और कितनी खुशी की खुराक आपने वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के खाई है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था। और यकीनन इस बात को आपने ठीक पकड़ा कि दुनिया में भी कहते हैं ना कि निष्फलता जो है वो सफलता की पहली सोपान कहो या स्टेप कहो, वो होता है। तो 2 बारी वीजा मैं सोच रहा था, और वही पॉइंट आपने शेयर किया कि अगर वो 2 बार आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होता तो शायद आप आज जो है वो नहीं होती। सीधा अगर वीजा हो जाता तो जीवन कुछ और दिशा में होने की पूरी न पूरी संभावना थी। साथ साथ ये भी समझ में आया कि जब यथार्थ रूप से बाबा को जान लिया, बाबा के बन करके आप चलने लगे, तो कैसे पूर्णतः आप समर्पण बुद्धि और ड्रामा पर कैसे विश्वास रखकर, बाबा पर कैसे विश्वास रखकर आपने आगे बढ़ना शुरू किया, कि जब एक बार थॉट आया कि बस अब इस पर नहीं सोचना है, तो फिर नहीं सोचना है। एक संकल्प भी न उठे, ये कहेंगे कंट्रोलिंग पावर। तो साथियों, इसी को स्वराज्य अधिकारी भी कहेंगे
कि आत्मा में इतना बल भर जाए कि एक बार जब सोच ले कि मुझे ये सोचना नहीं है, जब एक बार सोच लिया जाए कि मुझे ये नहीं सोचना है, तो वो सोच भी न चले। यह है स्वराज्य अधिकारियों की निशानी। तो गीता बहन की महिमा में भी क्या कहूँ, कितनी अच्छी बात सिखाई है। और हम सबको प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, सीखना है। ये कहीं पर कोई कोई बार मिसिंग आती है, वाहरे मैं, क्योंकि वाहरे बाबा है, वाहरे ड्रामा है, लेकिन वाहरे मेरा पार्ट और वाहरे मैं। एक मुरली की पॉइंट मुझे याद आ गई जब बहन ने बात सुनाई। तो माला का मणका बनने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाहरे में अर्थात हमें अपने ऊपर भी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बाबा की मत अनुसार मैंने ये कर्म किया है और वाहरे मैं, ये अति आवश्यक पॉइंट हमारी आदरणीय गीता बहन जी ने स्नेहा बहन के द्वारा हमको भी थोड़ा पक्का करा दिया, याद दिला दिया। तो वाहरे मैंने गीता बहन को फोन किया और गीता बहन के 2 छुपे हुए रतन आज हमारे सामने 2 दिनों दरमियान आए। तो मुझे भी खुशी है, वाहरे बाबा वाहरे मैं। तो बाबा के साथ से कैसे आपने अपने आप को आगे बढ़ाया है, ये भी बहुत अच्छी बात आज सुनने को सारी मिली। और कैसे आप सकाश देती है, ये भी बहुत जरूरी है। आपका जो भी कर्म क्षेत्र हो प्यारे साथियों, लेकिन सकाश के द्वारा उस धरनी को तैयार किया जाए, उन आत्माओं को ही पहले से ही वाइब्रेशन दिया जाए। तो बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सकाश देते हैं उस दिन, तो उस दिन का वायुमंडल दूसरा, और न दो तो फिर वो बात दूसरी होती है। तो ये भी बहुत कारगर कीमिया कहेंगे, ये युक्ति बहुत अच्छी है जो बाबा ने सिखाई है। तो बहुत 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 आपको स्नेहा बहन स्नेह भरी बधाई है, बधाई है, बधाई है। ओम शांति। स्नेहा बेन, शांति। आपके यहाँ दिन है रात है? दिन है, सुबह का समय। कितने बजे? Around 9 सुबह का o'clock. समय, AM। Yes, हमारा AM. 9 PM है अभी, उससे ज्यादा 9। डॉक्टर साहब 10 होने गए। 10 में 10 है बाकी। स्नेहा बेन देखो कितनी अच्छी तरह अपना प्रवचन किया। जो पास्ट का और अभी प्रेजेंट का देखिए तो कितना डिफरेंस है। उन्होंने कहा ना, पास्ट का जो एक कोई इवेंट याद आया तो क्या था, और अभी तो फ्लुएंटली बोल रहे थे। तो ये है बाबा की मदद है ना, बाबा ने ये हिम्मत और सिखा दिया अच्छी तरह से। अभी तो कितने भी लेक्चर्स देते ही होंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने ऑफिस में करते हो। तो मुख्य बात तो सदा हंसता चेहरा, अभी भी देखो कितना बाबा ने ऐसा स्माइलिंग खुशनुमा चेहरा दिया है, वो भी बाबा की देन है। और हम सब भी आपको सुनते हो, देखते देखते हम भी रिफ्रेश हो गए हैं। सभी रिफ्रेश हो गए हैं ना? हाथ खड़ा करके तो हो गए हो। हाँ, तो आज आपने अपना स्नेह भरा वक्तव्य दिया, इसलिए हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और विशेष आप हो तो भारत के, सतयुग में भी भारत में थे, बीच में भी भारत में थे, माता पिता भी कहाँ भारत में ही है। ये आपके मम्मी पापा सुनाई देता है? जी, भारत में है कि यहाँ आपके पास भारत में है? आवाज क्यों नहीं आती? हाँ, भारत में है, बॉम्बे में है ना? दोनों डॉक्टर है ना? जी, मदर तो डबल डॉक्टर है ना। नई बहन की एक विशेषता ये रही कि पहले से बचपन से भी अपने माता पिता के आज्ञा पर चलने का खास धारणा रही। जो बाबा मम्मी ने कहा कि आओ सेंटर पर जाओ, तो उसको तो कोई एम लगता नहीं था, लेकिन मम्मी को खुश करने के लिए, मतलब कि आज्ञा पर चलने के लिए
इन्होंने किया तो आखिर में बाबा ने इनको अपने गोद में बिठा दिया। तो ये एक विशेष गुण भी है। तो ऐसे पढ़े लिखे आत्माएं जल्दी कोई बात ऐसे करते नहीं है, लेकिन ये एक संस्कार होने के कारण करते रहे। इसी संस्कार ने आपको तो बाबा की गोद में बिठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभी और एकदम आगे बढ़ते चलो। और सारे यूनिवर्स की सेवा का जो आपने अंतर्मुखी होके मनसा सेवा का जो लक्ष्य रखा है, वो बहुत सेवा विश्व की कराएगा, ऐसा भविष्य आपका बहुत ऊंचा लगता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और यही आपका जो गीत गुंजन है वो शब्दों में सुन लेते हैं। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन